अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 5th क्लास का आज हमारा 3rd चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और आज सर हमज़ा आपको पढ़ाएंगे 3rd चैप्टर का सेकंड लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अलावा ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज हम उसको ब्रीफ करेंगे कि दरअसल इस प्रोसेस में हो क्या रहा होता है। सही है, हमने मुझे ऑर्गन्स भी पढ़े थे, वो सारी चीज़ें आज हम ब्रीफ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था सांस लेना, है ना। और हम आज पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी सांस लेने को बोलते हैं, पता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऐसे प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में वो क्या रहा होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके साथ मिल रही होती है और हमें एनर्जी फराहम कर रही होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन की, कि दरअसल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो क्या रहा होता है। बच्चों, इसका सबसे पहला जो ऑर्गन है वो होता है नोज़। ठीक है, नोज़ में कौन आता है? नोज़ में आती है एयर। कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन। और ये एयर जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये अब लंग्स तक कैसे पहुंचती है? नोज़ के बाद एक पाइप जा रही होती है नाक से लेके फेफड़ों तक, वो कहलाती है वाइंड पाइप। ठीक है, वाइंड पाइप के बाद फिर ये वाइंड पाइप दो हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, कितने हिस्सों में टूट जाती है? दो हिस्सों में टूट जाती है। आपको पेज नंबर 12 पे डायग्राम दिख रही होगी लंग्स की, तो उसमें आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। नोज़ से ये वाइंड पाइप, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, वाइंड पाइप जो दो हिस्सों में टूट रही है, ये जो दो हिस्से हैं ये कहलाते हैं ब्रोंकस। अब ब्रोंकस के बाद ये किस में जा रही है? हमारे लंग्स में जा रही है। ठीक है बच्चों, कौन जा रही है लंग्स में? ऑक्सीजन जा रही है, पहले नोज़ में, उसके बाद फिर वाइंड पाइप से अंदर, वाइंड पाइप से फिर ये दो हिस्सों में चली गई, दोनों ब्रोंकसेस में, दोनों ब्रोंकस से ये अंदर जाएगी लंग्स के। अब लंग्स के अंदर ये जाके क्या करती है? लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं एयर सैक्स। क्या मौजूद होते हैं? एयर सैक्स। एयर सैक्स का काम बच्चों क्या होता है? एयर सैक्स का काम होता है जो ऑक्सीजन, जो हवा आ रही है नाक के थ्रू वाइंड पाइप से होते हुए ब्रोंकस में टूटते हुए, उस हवा को अपने अंदर जज्ब कर लेना। और ये एयर सैक्स उस हवा को अपने अंदर दबा लेती है और फिर इस हवा को, इस ऑक्सीजन को किसको दे देती हैं? कैपिलरीज़ को। किसको दे देती हैं? कैपिलरीज़ को। पेज नंबर 12 पे लंग्स की डायग्राम दी हुई है, उसके नीचे वाले डायग्राम आप देखो तो आपको समझ में आता है कि किस तरह एयर सैक्स के ऊपर कैपिलरीज जमी हुई चढ़ी हुई होती है। ठीक है, आपको जो अंगूर की तरह, ग्रेप्स की तरह वाला जो पिक्चर दिख रही है, वो पिक्चर दरअसल एयर सैक्स की है। ठीक है, जिसको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, लेकिन अभी आपकी क्लास में एयर सैक्स पढ़ा रहे हैं तो आपने यही पढ़ना है। एयर सैक्स, सही है। एयर सैक्स के ऊपर क्या चढ़ा हुआ होता है? बहुत सारी वाइंडिंग चढ़ी हुई होती है। वो वाइंडिंग किस चीज़ की होती है? वो वाइंडिंग कैपिलरीज़ की होती है। सही है। ये कैपिलरीज़ का क्या काम होता है? एयर सैक्स जो है, वो जो उन्होंने हवा ट्रैप की है, जो ऑक्सीजन अपने अंदर छुपाई है, दबाई है, वो उस ऑक्सीजन को किसको दे देंगे? कैपिलरीज़ को दे देंगे। किसको दे देंगे? वो दे देंगे कैपिलरीज़ को। और इस तरह ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी और जाके क्या काम करेगी? हमारी पूरी बॉडी को ये देगी एनर्जी, उसके साथ वाटर भी बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया सबके? ये चीज़ क्लियर है सबके? अब ये होगा क्या? ये तो हमने सिर्फ पढ़ा कि ऑक्सीजन अंदर जा रही कैसे। ठीक है, वर्किंग यहाँ हुई, है ना। क्या वर्किंग हुई? कि एयर सैक्स ने ब्लड में किस तरह भेजा, यहाँ पे हवा जो है वो यहाँ तक हवा ने सिर्फ सफ़र किया है, लंग्स तक हवा ने सिर्फ सफ़र किया है। असल काम कहाँ हुआ? एयर सैक्स में, कि एयर सैक्स ने हवा को छुपाया और छुपाकर किसको दे दिया? आर्टरी, उसको कैपिलरीज़ को दे दिया। अब ये कैपिलरीज़ क्या करेंगी? ये कैपिलरीज़ इस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगी। और पूरी बॉडी में कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? इधर देखें,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला ये होता है केमिकल फार्मूला, किसके साथ मिलेगी? हमारी ग़िज़ा के साथ, फूड के साथ मिलेगी और बनाएगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और हमें कौन सी चीज़ चाहिए? प्लस एनर्जी। अच्छा बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मैंने केमिकल फार्मूला लिख दिया, सही है। अब मैं ये आपको समझा देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कार्बन का सी आ गया, ऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओ आ गया, ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से निकला, ऑक्सीजन का ओ आ गया। अब हम बोल रहे हैं कार्बन ऑक्साइड थोड़ी है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चों डाई जो है वो 2 के लिए यूज़ होता है, मोनो 1 के लिए यूज़ होता है, मोनो 1 के लिए, डाई 2 के लिए, सही है। तो ये जो 2 है कार्बन 1 है, डाइऑक्साइड 2 कौन है? ऑक्सीजन, जब भी हमने ऑक्सीजन के साथ 2 लगा दिया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मसला नहीं करेगा अब आपको। ये है हमारा काम ऑक्सीजन का, जो कि पूरी बॉडी में हो रहा होता है। क्या करती है ऑक्सीजन? हमारे ग़िज़ा के साथ मिलती है, सही है, और हमें एनर्जी देती है, और उसके नतीजे में कुछ वेस्ट मटेरियल वो बनाती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बट वाटर जो है वो हमारी स्वेटिंग के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या वर्किंग कर रही होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। इधर मैं आपको ये एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एयर सैक्स अपने अंदर ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं, छुपा लेती हैं, बचा लेती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एयर सैक इस ऑक्सीजन को किसको दे देती हैं? कैपिलरीज़ को। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है? एयर सैक से कैपिलरीज़ में, सही है। ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र होने के बाद अब ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, वो फराहम हो जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब वहाँ पे ये ऑक्सीजन काम क्या करेगी? ये फूड के साथ मिलेगी, ग़िज़ा के साथ मिलेगी, और नतीजे में क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी हमें तवानाई देती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक है हमारे लिए, वाटर स्वेटिंग के तौर पे हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, स्वेटिंग की शक्ल में, पसीने की शक्ल में, ठीक है। क्लियर हो गया क्या हो रहा होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब जो है ये सांस लेने का प्रोसेस। अच्छा बच्चों, ये जो काम है ये आप कॉपी कर लें, ये वाला रिएक्शन ये मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक ही बार में नहीं हो रहा होता, बल्कि ये 2 तरह से हो रहा होता है, सही है। सांस लेने का जो प्रोसेस है, सांस लेने का प्रोसेस ये 2 तरह से हो रहा होता है। किस तरह से? इनहेल और एक्सहेल, सही है। सांस अंदर लेना, सांस खारिज करना, ठीक है बच्चों। सांस अंदर लेना, सांस खारिज करना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन कौन से पार्ट वर्किंग में आते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक लंग्स, एक रिब केज और एक डायाफ्राम, ठीक है। अब ये तीनों होते क्या हैं? लंग्स आपको पता है कौन सा क्या चीज़ है? सांस ली, ये जो बॉडी फूली है अंदर से, ठीक है, वो लंग्स है। या फिर मैं आपको बताऊँ, घिन आती है, पर अभी कुर्बानी के सीजन्स आ रहे हैं, आप अगर लंग्स लो, पूरी पाइप हम निकालते हैं, ठीक है। लंग्स की जो गाय वगैरह करते हैं तो उनकी पूरी पाइप समेत हम लंग्स को बाहर निकालते हैं। तो अगर हम उनके लंग्स में फूंक मारें तो उनके लंग्स फूलने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? लंग्स फूलने लगते हैं। अब जब लंग्स फूलते हैं तो बाहर हमारी क्या मौजूद होती हैं? लंग्स के जो लंग्स को प्रोटेक्ट की हुई होती हैं वो होती हैं रिब केज। तो उसके साथ कौन फूलेगा? रिब केज भी फूलेंगी। बात समझ में आ गई। और एक चीज़ होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक नया वर्ड है आपके लिए, पर ये आपने देखा होगा, सुना होगा, पर डायाफ्राम का नाम नहीं सुना होगा, किसी और अल्फाज में इसको सुना होगा। बच्चों, जब हम गाय को काटते हैं और उसके अंदर का मटेरियल निकाल रहे होते हैं, एक पतली सी झिल्ली आ जाती है। जब उस झिल्ली को हटाते हैं तो उस झिल्ली के अंदर तिल्ली, कलेजी और फेफड़े, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली कहलाती है डायाफ्राम, सही है। मटीरियल जब हम स्टमक वगैरह निकाल लेते हैं तो एक झिल्ली आ जाती है। उस झिल्ली के अंदर लिवर भी मौजूद होता है, उस झिल्ली के अंदर वो
पैनक्रियाज भी मौजूद होते हैं, तिली वगैरह, उसके अलावा लंग्स भी उसी के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो जो झिल्ली है वो डायाफ्राम होती है, और ये झिल्ली इंसानों के जिस्म में भी मौजूद होती है, जो कि लंग्स के निचले हिस्से पे पाई जाती है। सही है। ये क्या करती है, ये जितना भी सिस्टम है उसको ऊपर ही रखती है। अब इसका सांस लेते वक्त क्या काम होता है? सांस लेते वक्त इसका ये काम होता है कि जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, सही है, लंग्स फूलते हैं। लंग्स क्या करते हैं? फूलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? लंग्स फूलते हैं। रिब केज क्या करते हैं? रिब केज यानी कि पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करती है? डायाफ्राम नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे पॉइंट? लंग्स फूलते हैं, ठीक है। रिब केज ऊपर की तरफ आती है, जाहिर सी बात है लंग्स फूल रहे हैं तो ये उस ऊपर इसका हिस्सा तो रिब केज का है ना, तो ये भी तो हमें वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है। डायाफ्राम जो कि अंदर होता है, ये अगर आप महसूस करो तो आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। तो डायाफ्राम जो है, जब आप सांस लेते हो वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसका अपोजिट कहाँ पे हो रहा होता है? एक्सहेल में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अच्छा, इधर इनहेल में हम गैस कौन सी ले रहे होते हैं? इनहेल में हम ले रहे होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और एक्सहेल में हम क्या कर रहे होते हैं? इनहेल में हमने ऑक्सीजन ली, सही है, लंग्स फूले, रिब केज फूली, डायाफ्राम अंदर की तरफ गई। जबकि एक्सहेल में हम क्या निकाल रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, हमारी बॉडी के किसी काम की नहीं होती, तो बॉडी उसको इखराज कर देती है, उसको खारिज कर देती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि लंग्स सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। रिब केज नीचे की तरफ आती है, डायाफ्राम अच्छा, बिल्कुल अपोजिट काम होगा जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं। सांस ली, बाहर निकालें, लंग्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, सही है, रिब केज नीचे की तरफ जा रही है, डायाफ्राम इस वक्त ऊपर की तरफ आ रहा होता है। महसूस कर सकते हैं आप डायाफ्राम को, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, आप महसूस करें। अगर आप लंग्स और रिब केज की तरफ से ध्यान हटाएं और थोड़ा सा पेट की तरफ ध्यान लेके जाएं तो आपको वाज़ह तौर पे समझ में आने लगे कि हाँ कोई और चीज़ भी है जो अंदर हरकत कर रही है। तो डायाफ्राम जो है वो क्या होने लगता है? वो ऊपर की तरफ आने लगता है जब हम हवा को बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर की तरफ आ रही होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या होती है, और ये जो रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल है ये किस तरह दो हिस्सों में है, एक एक्सहेल और एक इनहेल। इनहेल में हम सांस ले रहे होते हैं जिसमें लंग्स, रिब केज वगैरह फूल रहे होते हैं, जबकि डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रही होती है। और एक्सहेल में जो है वो हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। अच्छा, इनहेल में जो हम सांस ले रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस शामिल होती है, जबकि एक्सहेल में जो हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। ठीक है, अब जब हम ये गैस बाहर निकालते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं।
रिब केज जो है वो अंदर की तरफ जाने लगती है, जबकि डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इनहेल, एक्सहेल और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। आज समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। इसमें आपने रेस्पिरेशन का अमल जो है वो बयान करना है। किस तरह बयान करना है? पेज नंबर 12 की आप हेल्प ले सकते हैं। सही है, उसमें बाकायदा हेडिंग डली हुई है, हमले तनफ़ुस रेस्पिरेशन के नाम से। सही है, उसमें एक एक जो पार्ट है जिस तरह मैंने समझाया था, आप चाहें अगर आप लिख सकें तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख दें कि पहले सांस आएगी नोज़ में, फिर वाइंड पाइप में, उसके बाद फिर वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, दोनों ब्रोंकस में। उसके बाद ये जो ब्रोंकस हैं, इन ब्रोंकस से जाएगी लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं एयर सैक्स। एयर सैक्स के ऊपर क्या चीज़ चिपकी हुई होती है? कैपिलरीज। अब ये जो एयर सैक्स हैं, इनका काम होता है इस हवा को अपने अंदर ट्रैप करना, अपने अंदर छुपाना या अपने अंदर रखना, और फिर ये इस ऑक्सीजन को किसको दे देती हैं? कैपिलरीज़ को। सही है, फिर ये जो कैपिलरीज है ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देती है। अब हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ फूड होता है ये ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है और नतीजे में एनर्जी हमें देती है, और दो जो है वो हमारे लिए बेकार के कंपाउंड बनाती है, यानी कि बेकार की चीज़ें तो तैयार करती है। दो कौन सी बेकार चीज़ें होती हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल के ज़रिए। सही है, जबकि जो वाटर है वो पसीने के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाता है। ठीक है, या तो इसको आप अपने ओन अल्फाज में लिख लें या फिर आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पर आंसर खुद से लिखना है। ये हमारा क्लास वर्क चल रहा है। आप वीडियो को रोकें और ज़रा जल्दी से क्लास वर्क लिखें। ये क्वेश्चन उतारें और इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2। सांस लेने का अमल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर, एक इनहेल एक एक्सहेल, एक सांस बाहर निकालना और एक सांस अंदर लेना। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है कि हम सांस जब अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लंग्स ये हरकत करता है, रिब केज ये हरकत करता है और डायफ्राम ये हरकत करता है। ये सारी बातें आप लिखेंगे दोनों में। ठीक है, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, बल्कि नहीं बच्चों इसमें वो बातें नहीं लिखनी। सिर्फ आपने क्या करना है, सांस लेने का अमल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो सांस लेने का अमल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक इनहेल और दूसरा एक्सहेल। उसको एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसका अगला सवाल मैं बता दूँगा। सही, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, आपने पूरी रेस्पिरेशन पढ़ी, गैसियस एक्सचेंज का वर्ड कहीं पे भी नहीं आया। अब ज़रा पूरी रेस्पिरेशन को वीडियो के आप पीछे जाएं, आप देखें गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। सही है, बदलना, एक गैस का आना दूसरी गैस का जाना। ये प्रोसेस कौन से हिस्से में हो रहा होता है? ये एयर सैक्स और कैपिलरीज वाले हिस्से में हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं एयर सैक्स,
एयर सैक्स अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन को कैपिलरीज़ को देते हैं और कैपिलरीज से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस इनहेल करते हैं तो ये प्रोसेस कौन सा चल रहा होता है कि एयर सैक्स कैपिलरीज़ को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। जब हम सांस एक्सहेल कर रहे होते हैं, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है एयर सैक्स में कि एयर सैक्स कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? ये होता है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि मुख्तलिफ़ गैसों के तबादले को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ पे आपने ये नहीं बताना कि रेस्पिरेशन में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम गैसों का तबादला गैसियस एक्सचेंज ही कहते हैं। जहाँ पे दो गैसें, एक अंदर जा रही है एक बाहर आ रही है, ये काम हो रहा है, वो गैसियस एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ गैसों का तबादला, ये दो गैसों का तबादला एक जगह से दूसरी जगह, सही है, वो क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। या फिर आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, या फिर आप पेज नंबर 12 से भी हेल्प ले सकते हैं गैसियस एक्सचेंज। ये हो कहाँ रहा होता है रेस्पिरेशन में? ये हो रहा होता है एयर सैक्स और कैपिलरीज़ के दरमियान। बात समझ में आ गई? ये तीन आपकी क्लास वर्क हैं। गैसियस एक्सचेंज क्या है? एयर सैक्स में, ठीक है, आप इस तरह लिख दें यहाँ पे, एयर सैक्स और कैपिलरीज़ के दरमियान गैसों का होने वाला जो तबादला है वो गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। तबादला यानी बदल से निकला है, बदलना, गैसेस बदलना, यानी कि एयर सैक्स को ऑक्सीजन देते हैं और कैपिलरीज एयर सैक्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क। वीडियो को रोकें, आप पेजेस की भी हेल्प ले सकते हैं, 12 और 12 और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बबल की भी हेल्प ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आपके लिए करना आसान है, सही है। वीडियो को रोकें, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें, देन फिर होमवर्क अपना नोट कर लें। रेस्पिरेशन का आपने चार्ट बनाना है। चार्ट किस तरह बनाना है? जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया था, एज इट इज़ आपने वैसे ही रेस्पिरेशन का चार्ट बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बबल में जिस तरह मैंने बना के दिखाया था, बबल में सॉरी लेक्चर में जिस तरह बना के दिखाया था। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इनहेल बयान करें, यानी कि सांस का अंदर लेना बयान करें। बयान कर लेंगे, बहुत इजी है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस दौरान हम ऑक्सीजन गैस अंदर ले रहे होते हैं, जिसके नतीजे में रिब केज और लंग्स जो है वो फूल जाते हैं, ठीक है, जबकि जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है, सही। और इस प्रोसेस के दौरान, यानी कि इस हरकत के दौरान जो गैसेस का तबादला है, मतलब कि जो पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस है हमारा, जो हमने फ़्लो चार्ट आप ऊपर बनाएंगे, वो भी इसके साथ साथ तय पा रहा होता है, सही है। ये जो हम सांस ले रहे हैं, लंग्स के हर टिश्यू के अंदर, हर एयर सैक्स के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है वो हो गया। सांस बाहर निकाली, वापस कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड दी, वो भी होगा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ है, इस पर इंसानों का कोई ज़ोर नहीं होता, सही है। बात समझ में आ गई? ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रेस्पिरेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी किस्म की रेस्पिरेशन मेंढक में होती है, ठीक है, क्योंकि मेंढक कुछ यूनिक किस्म की रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।